अमृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान में आपको 1858 का एक्ट से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक का एक्ट पढ़ाऊंगा। इस में आप भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, अब भारत सरकार अधिनियम 1935, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी जब से ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत शासन का दायित्व अपने हाथ में ले लिया, वहाँ से लेकर और आज़ादी तक के बारे में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आइए एक एक शुरू करते हैं। पहला हम शुरू करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1858 के बारे में। ध्यान दें, इस अधिनियम की विशेषता क्या है। नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत कर दिया गया। अंत कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, जरा इसको देखिए। इस अधिनियम के द्वारा अब भारत शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। यानी ब्रिटेन की सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। तीसरी विशेषता देखिए जरा। इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भंग करके और संपूर्ण उसके अधिकार को भारत सचिव के हाथ में दे दिया गया। भारत सचिव के हाथ में दे दिया गया और भारत सचिव के सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 15 सदस्य होते थे। भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे आप बताएंगे? 15 सदस्य होते थे जो भारत सचिव की सहायता के लिए होते थे। चौथा, इस अधिनियम के द्वारा भारत से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय का नया पद सृजित किया गया। वायसराय का नया पद। और इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस प्रकार आप देखेंगे तो भारत सचिव ब्रिटेन संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, जबकि वायसराय क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था और कंपनी की पूरी तरह से शासन की समाप्ति हो गई। यहाँ से लेकर और 15 अगस्त 1947 से पूर्व तक सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ब्रिटेन की सरकार ने भारत में शासन किया इस अधिनियम के द्वारा। आइए जरा दूसरा अधिनियम में भारत परिषद अधिनियम 1861, उसकी क्या विशेषता है जरा उसकी भी हम लोग विशेषता को देख लेते हैं। उसकी विशेषता है यानी 1861 की क्या विशेषता है। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण या शक्ति का पृथकीकरण, अंग्रेजी में दोनों के लिए डिसेंट्रलाइज्ड पावर शब्द का प्रयोग होता है इसके द्वारा। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की भी नींव पड़ी।
नींव पड़ी, विभागीय प्रणाली की भी नींव पड़ी। और तीसरी इस अधिनियम की विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में कैनिंग को किसकी जन्मदाता माना जाता है? मंत्रिमंडल प्रणाली के जन्मदाता मानता है। मंत्रिमंडल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है। जन्मदाता पूछा जाता है मंत्रिमंडल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो आप कैनिंग बताएंगे, ये 1861 के द्वारा। चौथा, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देखिए, एक शब्द चलता है जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश करता है ऑर्डिनेंस, वैसे ही इस अधिनियम के द्वारा 1861 के द्वारा वायसराय भी ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? जस्ट टाइप ओरल लॉ, मौखिक कानून। इससे पहले किसी को प्राप्त नहीं था। ये सब के सब 1861 अधिनियम के द्वारा व्यवस्था दी गई। आइए जरा हम लोग आगे 1909 अधिनियम में चलते हैं। 1909 अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषता है, जरा देखिए। इस अधिनियम के द्वारा यानी 1909 अधिनियम की पहली विशेषता क्या है? इससे पूर्व दो चीजें। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है कर्जन द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कर्जन द्वारा। यहीं से सांप्रदायिकता की ओर फूट डालो राज करो की नीति शुरू हो गई। लेकिन उसकी मूल परिणति कब हुई? 1909 अधिनियम के द्वारा, जब इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम वर्ग के लोगों को पृथक से निर्वाचन का या प्रतिनिधित्व का व्यवस्था दिया गया। यानी उनको अलग से पृथक के निर्वाचन या प्रतिनिधि की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा दी गई सांप्रदायिकता के आधार पर। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतवासियों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इससे पहले भारतवासियों को पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसकी तीसरी विशेषता देखिए, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम विधिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा यह वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधिक सदस्य थे। इससे पहले कोई नहीं था। और चौथी विशेषता इसके देखिए, 1909 अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार है। तो पूछा जाएगा किस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार है? आप बताएंगे 1909 अधिनियम के द्वारा। क्या मार्ले उस समय भारत सचिव था, मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। ये भारत सचिव था जिसको इंडियन सेक्रेटरी भी कहा जाता था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ये थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए अब 1919 अधिनियम में हम लोग चलते हैं। 1919 अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषता है वो भी आपको हम आपके सामने रखते हैं इस वीडियो में। देखें 1919 अधिनियम के द्वारा पहली विशेषता क्या है कि विधायिक कार्यों को दो भागों में विभाजित कर और इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था दी गई। क्या दी गई? द्विसदनात्मक व्यवस्था
व्यवस्था दी गई। सदन के रूप में नंबर 1 राज्य परिषद और नंबर 2 केंद्रीय विधान सभा या केंद्रीय विधान परिषद, बात एक ही है। अब इसी को उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो यही वर्तमान में लोकसभा और ये राज्यसभा है। इस अधिनियम की पहली विशेषता है। दूसरी क्या विशेषता है? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? आप बताएंगे 1919 के द्वारा। तीसरी विशेषता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा सिखों, ईसाइयों इत्यादि के लिए बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। तो कभी कभी पूछा जाता है सिखों को पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? तो आप बताएंगे कि 1919 अधिनियम के द्वारा। इसके बाद चौथी विशेषता देखिए, इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 क्या? हस्तांतरित विषय तथा नंबर 2 आरक्षित विषय। इसके उदाहरण हस्तांतरित माने डाक, सार्वजनिक उपक्रम, ये उसमें आते थे, लेकिन रक्षा, विदेश इत्यादि हस्तांतरित विषय में आते थे। अगला देखिए, पांचवा विशेषता क्या है? इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का वायसराय था। इसी के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम पड़ा। और एक छठवां विशेषता देखिए, इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस तरह से भारत परिषद अधिनियम 1919 की ये मुख्य विशेषता रही है। आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 की जरा विशेषता को हम लोग देखते हैं क्या है। 1935 की विशेषता आप देखें क्या है। नंबर 1, 1935 द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार भारत को संघीय स्वरूप प्रदान करते हुए संपूर्ण ब्रिटिश भारत को 11 प्रांतों तथा 6 कमिश्नरियों में विभाजित कर दिया। यानी आज से पूछा जाएगा भारत को सर्वप्रथम संघीय स्वरूप कब प्रदान किया गया, आप बताएंगे 1935 अधिनियम के द्वारा। इसकी दूसरी विशेषता देखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 सूची के माध्यम से किया गया। यानी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार यानी संघीय गवर्नमेंट और प्रांतीय गवर्नमेंट के बीच में 3 सूची के माध्यम से किया गया। क्या किया गया?
संघ सूची। उस समय संघ सूची में कुल 59 सब्जेक्ट यानी 59 सब्जेक्ट थे। राज्य सूची या प्रांतीय सूची उस समय कुल 54 विषय थे। और समवर्ती सूची उस समय कुल 36 विषय थे, जिस पर डिवीजन स्पष्ट रूप से कर दिया गया। तीसरा देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समाप्ति है 1919 के द्वारा लागू किया गया। 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। चौथी विशेषता देखें, इस अधिनियम के द्वारा 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। यानी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुआ? 1935 के द्वारा। इसकी पांचवी विशेषता देखें, इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में दिल्ली है, अंतर क्या है, लेकिन इसके निर्णय के खिलाफ प्रिविल काउंसिल ऑफ लंदन में हम अपील कर सकते थे, लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई। छठवां देखें, इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वर्तमान में यही यूपीएससी कहलाती है। आइए जरा सातवां विशेषता देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान दिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान दिए गए। और आठवीं विशेषता इसकी क्या है, इस अधिनियम के द्वारा 1935 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया यानी म्यांमार को 1935 अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम की यह मुख्य विशेषताओं में आती है। आइए अंतिम और लास्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ध्यान दें, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाया गया अंतिम और लास्ट स्वतंत्रता अधिनियम है। इस स्वतंत्रता अधिनियम की क्या विशेषता है? पहली बार ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा एक्ट आया जो बिना चर्चा के पास हो गया, और यह अधिनियम जो है बिना चर्चा के पास होने के बाद कोई भी सदन ने इसका विरोध नहीं किया। तो कैसे इसको पास किया गया, जरा आइए हम लोग देखते हैं किस रूप में। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की सरकार ने बिना किसी चर्चा के पास कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा या भारत स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, आप जरा देखिए। नंबर 1, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान दिया गया कि 15 अगस्त 1947 तक 2 डोमिनियन राज्य का गठन कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा भारत तथा पाकिस्तान। दूसरी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यही नहीं, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, जरा ध्यान सुनिएगा, इसी अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री प्रथम लियाकत अली खान को, यानी जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल, लियाकत अली खान वहां के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तीसरी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा भारत से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त हो गया, अब वायसराय का कोई पद नहीं रहा। चौथी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा भारत से भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। पांचवी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को यह आजादी दी गई कि यदि वो चाहें तो भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी अपना विलय कर सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश देशी रियासत ने भारत में और कुछ पाकिस्तान में विलय किया, मगर 15 अगस्त 1947 तक भारत में 3 ऐसे देशी रियासत थे जो विलय नहीं किए थे। वो है गुजरात में जूनागढ़, दूसरा आंध्रा में, अब तेलंगाना में हैदराबाद, तीसरा जम्मू कश्मीर। ये 15 अगस्त 1947 भारतीय संघ में विलय नहीं किए। आज़ादी के बाद पहला ऐसा देशी रियासत था जूनागढ़ जो भारतीय संघ में विलय किया, लेकिन इसको विलय जनमत संग्रह के आधार पर। दूसरा ऐसा राज्य था हैदराबाद जो विलय किया ये सैनिक कार्रवाई के बल पर, और जम्मू कश्मीर मजबूरी में हरि सिंह ने किया जब वहां की कबीलाइयों ने अटैक कर दिया था तब। तो सबसे पहले जूनागढ़ और उसके सबसे बाद में जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में मर्ज हुआ। चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। यद्यपि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए दोनों देशों के बीच आज भी रसाकसी होती रहती है। इस तरह से आप देखेंगे तो एक इसमें टेक्निकल प्रश्न पूछता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? तो आप सी राजगोपालाचारी बोलेंगे। जब भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उच्च स्तरीय, उसमें यह लाभ देगा, अधिक से अधिक लाभ देगा आपको। और इस तरह से अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को